बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो गैल्वानिक सेल है, जिसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं और डैनियल सेल इसकी एक मिसाल है। इसको सबसे पहले वोल्टा नामी एक साइंटिस्ट जो कि इटालियन फिजिस्ट थे, इन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया था और इसको डेवलप किया था इस इलेक्ट्रिक सेल को, और उन्हीं के नाम से इसका नाम आज वोल्टाइक सेल जो है वो रखा गया है। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमें डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन देखनी पड़ेगी, जो कि एग्जांपल है वोल्टाइक सेल की या गैल्वानिक सेल की। ये सेल दो सेलों पर मुश्तमिल होता है, दो सेल्स कह लें या दो पार्ट्स कह लें, और इसका जो हर पार्ट है वो हाफ सेल कहलाता है। और ये दोनों सेल जो हैं वो एक साल्ट ब्रिज के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं, और हर हाफ सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है जो एक सॉल्यूशन के अंदर डिप्ट होता है, और वो सॉल्यूशन उसी इलेक्ट्रोड के लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर डिप्ट होता है। यानी 1 मोलर सॉल्यूशन जिसके अंदर वो इलेक्ट्रोड डिप्ट होता है, वो उसी एलिमेंट से वो इलेक्ट्रोड बना हुआ होता है। और फिर ये दोनों इलेक्ट्रोड्स एक वायर के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक सर्किट बनाते हैं। वो किस तरह से होता है, इसे आगे चल के हम देखते हैं। सबसे पहले इस साल्ट ब्रिज की बात करते हैं। साल्ट ब्रिज यानी नमक का पुल। ये नमक का पुल आम तौर पर एक यू शक्ल की शीशे की ट्यूब से बनाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट महलूल जैसे पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट वगैरह डाल दिए जाते हैं, और शीशे की ट्यूब के दोनों सिरों पर रुई या जेल लगा दी जाती है ताकि जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से बाहर ना आ सके, क्योंकि इसका जो काम है वो सिर्फ आयंस को मुंतकिल करना है। यानी एक सेल से दूसरे सेल में आयंस को ट्रांसफ़र करना है, महलूल को ट्रांसफ़र करना इसका काम नहीं है। और चूंकि ये एक ब्रिज का काम कर रहा होता है, यानी जिसके ऊपर से गुज़र के, इस ब्रिज के ऊपर से गुज़र के आयंस जो हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में मुंतकिल हो जाते हैं, इसलिए हम इसको, और ये बना किसी न किसी साल्ट का होता है, होती है शीशे की ट्यूब है लेकिन इसके अंदर साल्ट होता है, इसलिए हम इसको साल्ट ब्रिज कहते हैं। और ये बात याद रहे कि ये गैल्वानिक सेल के रेडॉक्स रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, ये सिर्फ आयंस को मुंतकिल करता है, और सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का बैलेंस है वो बरकरार रहे। अब अगर बाकी सेल की बात करें तो हर हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड इसके अपने ही किसी कंपाउंड के 1 मोलर सॉल्यूशन में डुबोया जाता है। दोनों हाफ सेल को एक तार के ज़रिए बैरूनी सर्किट से जोड़ दिया जाता है, जैसे इसमें आपको ये वाली एक तार नज़र आ रही है जो बैरूनी सर्किट के साथ जुड़ी हुई है। इस सेल की जो बायां हाफ सेल है, ये बायां हाफ सेल जिंक के एक इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल है जो जिंक सल्फेट के 1 मोलर, यानी उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल है, उसमें उसको डुबोया हुआ है। और दायां हाफ सेल जो आपको नज़र आ रहा है, दायां हाफ सेल का के ऊपर इलेक्ट्रोड जो है ये कॉपर का है, और वो कॉपर सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप्ट है। यानी ये वाला जो है ये कॉपर का है और ये वाला जो है ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब अगर जिंक और कॉपर का कंपैरिजन किया जाए इनके मेटालिक करैक्टर का, तो जिंक मेटल में कॉपर मेटल से ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का जो है वो ट्रेंड पाया जाता है, यानी ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसमें ऑक्सीडेशन जल्दी होती है कॉपर की निस्बत। इसी वजह से जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन पहले हो जाती है। इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन बैरूनी सर्किट के ज़रिए कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, यानी जिंक की ऑक्सीडेशन हुई, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले और वो बैरूनी सर्किट तार के ज़रिए होते हुए कॉपर की तरफ ट्रैवल करते हैं। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन एनोड से आ रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कॉपर आयन जो कि इस महलूल के अंदर मौजूद हैं, वो इससे दो इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं।
और कॉपर के इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी ये यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है। इस तरह से दोनों इलेक्ट्रोड्स पर मुतलका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो प्रोसेसेस हैं वो जारी रहते हैं। यहाँ पर इसको केमिकल इक्वेशन की मदद से भी बताया गया है कि हाफ रिएक्शन जो एनोड वाली साइड पर हो रहा है, जिसमें जिंक की जो ऑक्सीडेशन होती है और जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और जिंक के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। अब उसके बाद जो हाफ रिएक्शन कैथोड वाली साइड पे हो रहा है, वहाँ पर जो कॉपर के आयन सॉल्यूशन में मौजूद हैं वो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके इनकी रिडक्शन हो जाती है और ये कॉपर का जो कैथोड है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। ओवरऑल अगर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से जिंक और कॉपर के पॉजिटिव आयन आपस में मिलके जिंक की पॉजिटिव आयन और कॉपर सॉलिड बनाते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है और हमारी गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में और उसके अलावा बैटरीज़ के अंदर जो भी ये इस्तेमाल होते हैं सेल, वो इसी असूल के ऊपर काम करते हैं। आखिर में गैल्वानिक सेल के काम करने की वजह और इसमें होने वाले स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की वजह से पैदा होने वाले करंट की आपको दोबारा से एक समरी बता देते हैं। गैल्वानिक सेल में करंट पैदा होने की वजह 2 मुख्तलिफ धातुओं या इलेक्ट्रोड्स के दरमियान कीमियाई रद्द अमल है। केमिकल रिएक्शन जो एक इलेक्ट्रोलाइट महलूल में डूबे होते हैं, जैसा कि आपने इस गैल्वानिक सेल में देखा, इन इलेक्ट्रोड्स का मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, यानी इनकी इनकी चार्ज को खोने यानी इलेक्ट्रॉन को खोने या हासिल करने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। जैसे कि इस केस में आपने देखा कि जिंक जो है वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत रखता है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा होती है कॉपर की निस्बत, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन खोता है और उस इलेक्ट्रॉन को कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो वहाँ जाकर वो डिपॉजिट होता है। तो इस वजह से करंट जो है वो फ्लो करता है सर्किट के अंदर। इसमें एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है और इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ होता है, जो सर्किट में घूम के कैथोड की तरफ मूव करता है और फिर ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन जब वायर में से गुज़रता है तो ये वायर अगर हम किसी बल्ब के साथ कनेक्ट कर दें तो वो रोशन हो जाएगा, यानी इस करंट को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाता है तो कैथोड पर रिडक्शन का प्रोसेस यानी रिडक्शन का रिएक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट से आयंस को कबूल करके धात में तब्दील कर देते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की जो हरकत है एनोड से कैथोड की तरफ, ये गैल्वानिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है और फिर नमक पुल आयन के तबादले को मतवाजन रखता है, ताकि आयन जो है वो एक साइड पर इकट्ठे ना हो जाएं बल्कि वो तवाज़ुन में रहें, इक्विलिब्रियम में रहें, ताकि रद्द अमल जारी रह सके और करंट मुस्तकिल तौर पर पैदा होता रहे। आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।